हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है? एक बार सभी ऑडियो वीडियो चेक करेंगे, और अगर दोनों चीजें एकदम परफेक्ट है तो जल्दी से थम्स अप दो बेटा। फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज थोड़ा डिले हो गया है लेक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जल्दी बताओ बेटा, फिर लेक्चर स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। आज इसमें अपन पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। देखो, अगर जनरली अपन बोलें तो बेसिकली अभी तक अपन जितने भी ऑर्गेनल पढ़ते आ रहे हैं, सबको इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं बेटा। सबको कैसे पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। तो यहां पे इसको एज ए सिस्टम की तरह क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि इसके भी जो भी ऑर्गेनल्स है उसको हम इंडिविजुअली पढ़ लें? इसको एज ए कंप्लीट सिस्टम की तरह क्यों पढ़ते हैं? देखो, जैसे कि आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में काफी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ठीक है। तो इन काफी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ठीक है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। तो आप इधर लिखना चाहो, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। आउट ऑफ मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, some function or work in a coordinated manner, in a coordinated manner. ओके। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? these combine together। यहां पे these का मतलब क्या है? वो सारे ऑर्गेनल जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, टू फॉर्म एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बेटा। ओके। अब यहां पे अपन देखते हैं तो अपन ने बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा ऑर्गेनल है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से ऑर्गेनल है। तो कोई मेरे को बताएगा कौन कौन से ऑर्गेनल है? एनीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारे बच्चों ने बताया है, एकदम परफेक्ट। ठीक है। जो ऑर्गेनल्स है वो है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम, एंड वी फॉर वैक्यूल। ठीक है बेटा। इसको अगर थोड़ा सा याद करने का अगर देखें तो एक इजी तरीका है। आजकल आपने वो मूवी भी देखी होगी जिसमें डायलॉग है, हमारी छोरिया के छोरों से कम है। ठीक है। तो आजकल क्या है कि लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से कंधे मिला के काम कर रही है। ठीक है। और यहां तक कि कई जगह तो वो लड़कों को बीट भी कर चुकी है। बहुत सारे आजकल ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पे लड़कियां टॉप कर रही है।
ठीक है, तो वो सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं है, वो सभी लड़कियों की जीत है, तो दैट इज अ कंबाइंड गर्ल्स विक्ट्री। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, गर्ल विक्ट्री। क्या है बेटा, गर्ल विक्ट्री। जी फॉर गोल्जी बॉडी, ई आर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम एंड वी फॉर वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, इसलिए इन चारों को मिला के अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, देखो, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द यूकैरियोटिक सेल शोज, लिखो अगर इसका लिखना चाहते हैं तो लिखो, व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, द यूकैरियोटिक सेल, द यूकैरियोटिक सेल shows a reticular structure, a reticular structure scattered in cytoplasm, scattered in cytoplasm। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन स्ट्रक्चर है या तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, इट हैज थ्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन स्ट्रक्चर है, कौन कौन से हैं, एक है सिस्टर्ने, दूसरा है ट्यूब्यूल एंड तीसरा है वेसिकल। क्या है बेटा, वेसिकल। अगर सिस्टर्ने की बात देखें तो सिस्टर्ने कैसे होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं लॉन्ग फ्लैटन्ड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर देसी भाषा में बोले तो आपने घर में अपने घरों में जिनमें गाय भैंस का चारा वगैरह आता है या खाने की चीजें आती है उनको बोलते हैं ना कट्टा या बोरी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो उनका जो ओपनिंग जो स्टार्टिंग में देखा होगा, जो जहां से वो ओपन होते हैं, उनका वो फेस किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, कैसे है ये, लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सैक वो कट्टा बोरी क्या बोलते हैं, सैक बोलते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जनरली ये ज्यादा किस में मिलेंगे, फाउंड इन cells which are involved in protein synthesis, which are involved in protein synthesis, or which have secretory functions, secretory roles। एग्जाम्पल, पैनक्रियाज, ब्रेन। ठीक है, ये बेसिक कुछ एग्जाम्पल है। मतलब बेसिकली जो सिस्टर्ने है बेटा, सिस्टर्ने उन सेल्स में ज्यादा मिलेगा जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम ज्यादा होता है। ठीक है, जिनमें किसका काम ज्यादा होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है,
अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ट्यूब्यूल की बात करें, तो ट्यूब्यूल बेटा ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और बेसिकली ये किन में ज्यादा मिलेंगे? ये उन सेल्स में ज्यादा मिलेंगे जो लिपिड या फिर स्टिरोल सिंथेसिस में ज्यादा है। फाउंड अबंडेंटली in cells which are involved in lipid sterol synthesis, lipid sterol synthesis। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं वेसिकल्स। देखो वेसिकल्स कैसे हैं? वेसिकल्स है ओवल, ठीक है, स्फेरिकल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कैसे हैं बेटा? ओवल, स्फेरिकल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिनमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्यूब्यूल्स में भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। हाँ, सिस्टरने के साथ राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, ये अभी अपन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? अभी अपन देखेंगे। अभी जब अपन टाइप्स ऑफ ईआर की बात करेंगे ना, तो वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट अगली स्लाइड में ही पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वेसिकल्स के बारे में क्या लिखेंगे अपन? वेसिकल्स लिखेंगे इसके बारे में, दे आर ओवल, स्फेरिकल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ओवल, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। बाकी अपन बोल सकते हैं दे आर फ्री ऑफ राइबोसोम, फ्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा कहां पे ज्यादा मिलेंगे ये? अबंडेंटली फाउंड इन पैनक्रियाटिक सेल, अबंडेंट इन पैनक्रियाटिक सेल। इसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जल्दी बताओ, जल्दी से कोई एक कमेंट करके बताओ बेटा वेसिकल का, एक जहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है ये बेटा इकलौता ऐसा ईआर स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोसाइट पे मिलता है। ठीक है, यहां से नीट में पीवाईक्यू आया हुआ है। ओनली ईआर स्ट्रक्चर, ओनली ईआर स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पर्मेटोसाइट, फाउंड इन स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ईआर। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली दो टाइप के ईआर है बेटा। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, आर ई आर एंड एस ई आर। आर ई आर बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एस ई आर बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा आपके एनसीईआरटी ने एक और लाइन दे रखी है कि ऑन द बेसिस, क्या दे रखा है बेटा? जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? दो चैम्बर्स में डिवाइड करता है। एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट या ल्यूमिनल चैम्बर, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल चैम्बर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है जो रह गया था, उसको मैं वापस से इससे टाइप ऑफ ईआर कराने से पहले कवर कर देते हैं अपन उसको। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था बेटा कि जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, वो क्या करता है, अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको, ठीक है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, या इंटरसेल्युलर
जो स्पेस है इंट्रासेल्युलर, नॉट इंटरसेल्युलर टू बी एक्यूरेट, इंट्रासेल्युलर स्पेस है, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक है लूमिनल कंपार्टमेंट और एक है एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट। इधर ध्यान से देखो, अगर ये अपना सेल है, ये क्या है बेटा, सेल है, और यहां पे अगर अपन बना रहे हैं ऐसे ई आर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ई आर बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये ई आर है ये ऐसे न्यूक्लियस के साथ थोड़ा अटैच में होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसने साइटोप्लाज्म को क्या किया, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। एक तो वो जो इसके अंदर है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा पिंक कलर से कर देंगे, ठीक है। ये एरिया क्या है, ये ई आर के अंदर वाला एरिया है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट हो जाएगा, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और एक वो पार्ट जो पूरा का पूरा बाहर का है, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आई बात समझ में, ये एक छोटी सी लाइन रह गई थी, इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते थे, फिर अपन आते हैं टाइप्स ऑफ ईआर के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेल्युलर स्पेस को, मैं फिर से बोल रहा हूं इंट्रासेल्युलर नॉट इंटरसेल्युलर। देखो इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन टू सेल्स, इंट्रासेल्युलर होता है विद इन द सेल, ठीक है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं इंट्रासेल्युलर, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहां पे, सेल के अंदर होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है उसको बेसिकली, या इंट्रासेल्युलर स्पेस को, ठीक है, किसको, इंट्रासेल्युलर स्पेस को, ठीक है, कि जो सेल के अंदर की स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, वन इज ल्यूमिनल एंड अनदर वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो एरिया या जो पार्ट, ठीक है, ईआर के अंदर का है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर का है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो उसके बाहर का है, एक्सटर्नल है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन टाइप ऑफ ईआर के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे, टाइप ऑफ ईआर के ऊपर। देखो ये बात तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 8th 9th में पढ़ी होगी आपने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जब उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंडर में देखते हैं, तो वो उसको ग्रैनुलर अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस देता है बेटा, ग्रैनुलर अपीयरेंस, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं आर ई आर में अपन लिख सकते हैं, आर ई आर में अपन लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस, ठीक है। और ये राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ही, ये राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से ही ये कैसा देता है, गिव्स ग्रैनुलर अपीयरेंस, ग्रैनुलर अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो एक बात और याद रखना बेटा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेजरली, मेजरली मतलब लगभग 70% और मोर देन 70% किसका कंसिस्ट होता है, सिस्टर्ने का, ठीक है। ये मेजरली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने। क्योंकि अगर अपन देखोगे तो यहां पे बेसिकली मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, ठीक है। ये इकलौता सिस्टर्ने एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, जिसके ऊपर क्या हो सकता है बेटा, राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। बाकी किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। तो आरईआर में तो क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसलिए आरईआर का मेजर कंपोनेंट क्या होगा, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स, सिस्टर्ने। आरईआर का मेजर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, सिस्टर्ने। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ओके, जब आप आरईआर का स्ट्रक्चर देखोगे ना,
जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमेशा वो ऐसे दिखाई देगा, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन के पास से ही उसका ओरिजिन दिखाई देगा, ठीक है, या अटैच्ड में दिखाई देगा। ओके, अब इसके बाद एक पॉइंट और बोला हुआ आपकी एनसीईआरटी ने कि इसमें इट हैज 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके पास क्या होता है, सिस्टरने के पास क्या होता है, आरईआर में क्या होता है बेटा, 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, ठीक है। इधर पहले आरईआर के बारे में लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इट हैज 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स। कौन कौन सी है वो, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। अब इनका काम क्या है, ये दोनों हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू सिस्टरने, टू सिस्टरने। देखो अपन ने ये देख लिया कि आरईआर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। फिर अपन ने ये भी देखा कि जो आरईआर है, आरईआर का मेजर कंपोनेंट क्या है, सिस्टरने है, ठीक है, क्योंकि सिस्टरने के ऊपर ही राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। अब वो एक्चुअल में राइबोसोम्स कैसे अटैच है सिस्टरने के ऊपर, तो वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन काम में आती है। कौन सी प्रोटीन बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। वो 2 टाइप की है, एक है राइबोफोरिन 1 और दूसरी है राइबोफोरिन 2। अच्छा, ये राइबोसोम को कैसे अटैच कराते हैं, आपने राइबोसोम के बारे में तो पढ़ा होगा, जब अपन ने बेसिक सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, तो हमने पढ़ा था कि बेसिकली राइबोसोम 2 टाइप के हैं, एक 70S और एक 80S। फिर हमने ये भी देखा था कि जो 70S है उसमें 2 सब यूनिट है, वन इज लार्जर सब यूनिट 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट 30S। ऐसे ही 80S जो राइबोसोम है उसमें लार्जर सब यूनिट 60S की है और छोटी सब यूनिट 40S की है। तो यहां पे सिस्टरने के ऊपर, ये जो सिस्टरने है बेटा, ठीक है, इस सिस्टरने के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, जो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, ठीक है, ये एक ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच है जिसका नाम क्या है, राइबोफोरिन 1 राइबोफोरिन 2। किससे अटैच्ड है, ग्लाइकोप्रोटीन से, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। और वो किसको अटैच कर रही है, वो अटैच कर रही है बेटा, ये है 60S और ये है 40S। दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं कंबाइंडली, 80S राइबोसोम। क्या बोल देते हैं बेटा, 80S राइबोसोम, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, किसी को नहीं आया तो जल्दी बताओ। ओके, तो यहां पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है फंक्शंस ऑफ आरईआर। क्या आएगा बेटा, फंक्शंस ऑफ आरईआर। देखो बेसिकली इसका जो फंक्शन है ये उन सेल्स में ज्यादा मिलेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होगा, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा इट गिव्स राइज टू एससीआर। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, इट गिव्स राइज टू एससीआर। तीसरा फंक्शन क्या है बेटा, इट प्रोवाइड्स प्रिकर्सर
प्रोटीन और एंजाइम फॉर लाइसोसोम, फॉर लाइसोसोम। ठीक है, जो बेसिकली लाइसोसोम बन रहे हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है ना बेटा। वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो बेसिकली बना कौन रहा है, वो आरईआर बना रहा है। वो कौन बना रहा है, आरईआर बना रहा है। बाद में फिर उसमें मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करके वो एक वेसिकल के अंदर जाके गोल्जी बॉडी उसको सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, बट इनिशियली उसको बना कौन रहा है, सिंथेसाइज कौन कर रहा है, आरईआर। आई बात समझ में। अब ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप ऑफ ईआर। दूसरा टाइप ऑफ ईआर क्या है बेटा, एससीआर। देखो जैसे कि इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस पे, नहीं होंगे। नो राइबोसोम्स ऑन सरफेस। नो राइबोसोम्स ऑन सरफेस। इसमें जो मेजर कंपोनेंट है, मेजरली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। मेजरली किसका बना हुआ है बेटा, ये ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। जैसे जो आरईआर है वो मेजरली सिस्टरने का बना हुआ है, ऐसे ही एससीआर मेजरली किसका बना हुआ है बेटा, ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो एससीआर है ये बहुत अबंडेंटली मिलता है मसल सेल्स में। किसमें मिलता है, मसल सेल्स में। ठीक है, और इसमें जब मसल सेल्स में जो मिलता है उसको फाउंड इन मसल सेल्स। ठीक है, वैसे तो लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा जो मसल सेल्स में मिलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एससीआर के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ एससीआर। देखो फंक्शंस ऑफ एससीआर में अगर देखेंगे तो इसका एक वन ऑफ द मेजर फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्या है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ या सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शन होगा इसका, एनीवन। इसके अलावा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है जो आरईआर जो बनाता है बेटा, ठीक है, उसको गोल्जी बॉडी तक पहुंचाने का काम, ठीक है, वो कौन करता है, एससीआर करता है। ठीक है, वो कौन करता है, एससीआर करता है। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो अपन ऑर्गेनल देखेंगे वो है गोल्जी बॉडी। कौन सा ऑर्गेनल है बेटा, गोल्जी बॉडी। एक बार आप तब तक इसको नोट डाउन करो, मैं एक बार पानी पी के आता हूँ बेटा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट।
नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ओके, देखो अगर गोल्जी पढ़े मैम पढ़े तो ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी। कौन से साल में? 1898 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, कौन से साल में डिस्कवर किया था बेटा? 1898 में। ठीक है, ये बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर है? ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये डेंस स्टेन लेता है। ये डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जनरली लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है एक्सेप्ट इन फ्यू। ठीक है, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, किस किस में नहीं मिलेगा ये? एक तो मैच्योर सीव ट्यूब में नहीं मिलेगा, मैच्योर सीव ट्यूब। आपने प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम का नाम सुना है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। ठीक है, वैसे तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, बट उनमें से एक जो है वो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, तो मैच्योर सीव ट्यूब में नहीं मिलता है। इसके अलावा मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलता है ये। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बेसिकली क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो स्पर्म्स है वो क्या है बेटा? एंथ्रोजॉइड्स है। क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। तो उनमें नहीं मिलता है। ठीक है, इन सब जगह पे ये नहीं मिलता है। इसके अलावा और कोई पॉइंट इसका? प्लांट्स में इसको डिक्टियोजोम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं प्लांट्स में? डिक्टियोजोम बोलते हैं। आ रही है बात समझ? अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इट्स इन्वॉल्व इन द सीक्रेशंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा जो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल प्लेट बनता है, ठीक है बेटा, उसका जो मटेरियल होता है वो पेक्टेड मटेरियल जो होता है वो कौन सिक्रेट करता है? वो भी यही गोल्जी बॉडी सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ये ऐसे इसके वेरियस फंक्शंस है। अब बात आती है, बोले सर आप ये जो आप ऑर्गेनल बता रहे हो ये तो आप इंडिविजुअल भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, एक एक ऑर्गेनल करके पढ़ा रहे हो, ये तो अपन वैसे भी पढ़ सकते थे। फिर आप इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोल रहे हो? इसको एज ए सिस्टम की तरह क्यों बोल रहे हो जब इनका कोई आपस में कोई रोल ही नहीं है, तो तालमेल ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, आप इस चीज को एक बार इस डायग्राम से समझो। देखो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो, सभी लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो कि ये आपका इधर फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? ये जो पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंटरनल स्पेस ऑफ इंट्रासेल्युलर स्पेस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और उसके अंदर इधर आपको एक ये क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है एक न्यूक्लियस है उसका। ठीक है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के साथ इधर से ऐसे अटैच्ड में एक स्ट्रक्चर है।
ये है आपका ईआर, ये क्या है भाई, ईआर है। ठीक है, आ रही है बात समझे। और इसके पेरीफेरी पे यहाँ पे, ठीक है, जो ये ईआर है सिस्टरने है, ठीक है, सिस्टरने के यहाँ पे पेरीफेरी पे आपको ऐसे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, एससीआर है, ये सिस्टर्न है, ये ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ये क्या प्रेजेंट है बेटा, राइबोसोम्स। ठीक है, अब जो राइबोसोम्स हैं, जो इस सिस्टर्न के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, देखो ये तो अपन ने बताया था ना अभी कुछ देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया है कि जो आरईआर होता है उसमें जो सिस्टर्ने होता है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच कराने के लिए, राइबोफोरिन 1 राइबोफोरिन 2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भी अपन ने, 60S को अटैच करवाती है। तो उसी तरीके से अटैच है ये। ठीक है, अब देखो इनका इनका काम क्या होगा बेटा, राइबोसोम से तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सिंथेसिस करेंगे, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बेसिकली क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, इन्होंने जो प्रोटीन बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ये एक प्रोटीन बनाई, ठीक है, ये अब एक वेसिकल के अंदर जाएगी। ठीक है, ये प्रोटीन क्या हुई, एक वेसिकल में एनक्लोज्ड हो गई। ठीक है, और अब ये किसके थ्रू जाएगी, ये जाएगी एससीआर के थ्रू, ये लगा लो एससीआर है, इसके थ्रू ये जा रही है। आ रही बात समझ में। और इसके थ्रू ये कहां पे जा रही है बेटा, ये जाएगी किसके पास, ये जाएगी गोल्जी बॉडी के पास। किसके पास जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास। ठीक है, आ रहा है खेल समझ में। ओके, अब जब ये गोल्जी बॉडी के पास गई तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो गोल्जी बॉडी के बेसिकली दो फेस है। कितने फेस है, दो फेस। ये वाला है ट्रांसफेस, ये कौन सा है, ट्रांसफेस। ये वाला है सिस फेस, ये कौन सा फेस है, सिस फेस या कॉन्वेक्स। दिखने में कैसा है, ये कॉन्वेक्स वाला है ना। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये यहां पे जो वेसिकल है, ठीक है, इसको इधर बना देता हूं। ठीक है, ये वेसिकल यहाँ पे एसिया, देखो ये बनाया किसने, आरईआर ने बनाया। अब देखो एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेटेड है, मैं सारे ऑर्गेनल का काम एक साथ बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, इधर ध्यान दो। आरईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन बनाया, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर एक वेसिकल के फॉर्म में एनक्लोज हो गए। एससीआर के थ्रू वो पहुंचे किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे, गोल्जी बॉडी। मैंने बताया गोल्जी बॉडी के दो फेस है। कितने फेस है भाई, दो फेस है, एक है सिस फेस और एक है ट्रांसफेस। ठीक है, एक है सिस फेस और एक है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को बेसिकली मैच्योरिंग फेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब यहां से ये सिस फेस से ये अंदर जाएगी इसके अंदर। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। क्या करेगा, इसको बढ़िया चिकना कर देगा एकदम इसको। ठीक है, एकदम इसको क्या कर देगा, ब्यूटी पार्लर कर देगा इसका। आ रही बात समझ में। अब ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, ठीक है, एक वो डायलॉग है ना अपने इंडिया में बहुत फेमस है, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही यहां से अपन ने वेसिकल डाला, इधर से ये गोल्जियन वैक्यूल बन के बाहर निकला या लाइसोसोम बन के बाहर निकला। आ रही है बात समझ में। अब यहां पे इसमें क्या होंगे बेटा, इसमें होंगे मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। इधर क्या होगा, इसमें मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे ऐड किया गया या कट किया गया, कुछ भी है। ठीक है, ऐसे यहां से इसमें इस मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में। अब यहां से जब ये बाहर निकल रहा है, ये जो इसका मैच्योरिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस में से जब ये ऐसे बाहर निकल रहा है,
तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, गोल्जियन वैक्यूल। क्या बोल देते हैं, गोल्जियन वैक्यूल। आ रही बात समझ में। और ये जो गोल्जियन वैक्यूल, उनमें से एक टाइप ही क्या है इसका, एक टाइप क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसको अपन लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, बिकॉज लाइसोसोम इज अ टाइप ऑफ गोल्जियन वैक्यूल। लाइसोसोम इज अ टाइप ऑफ गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, अब देखो जो ये लाइसोसोम इधर बन के बाहर निकला है, ये कैसा लाइसोसोम है, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। कैसा है भाई, प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें जो एंजाइम है वो अभी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कैसी है, इनएक्टिव है। कैसी है, इनएक्टिव। अगर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम के बारे में नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। तो लाइसोसोम के बारे में याद रखना, लाइसोसोम इज एन पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल। कैसा ऑर्गेनेल है, पॉलीमॉर्फिक, मतलब जिसके बहुत सारे फॉर्म है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म है। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे प्राइमरी लाइसोसोम पढ़ेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ेंगे, रेसिडुअल लाइसोसोम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम पढ़ेंगे। टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम पढ़ेंगे यहाँ पे अपन। तो सबसे पहले मैंने बोला कौन सा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के लिए मैंने क्या बोला बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम के लिए मैंने बोला वो लाइसोसोम बेसिकली जिसके अंदर कौन सी है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी कैसी है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। या फिर इन अदर वर्ड्स अपन बोल सकते हैं जो अभी जस्ट गोल्जियन बॉडी से जस्ट बाहर निकला है। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई होकर ट्रांसफेज से बाहर आया है, उसको अपन क्या बोल देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये जब फैगोसोम के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, यहां पे अपन देखते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। जब ये ऐसे फैगोसोम के साथ फ्यूज करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम के अंदर कैसी एंजाइम होगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फैगोसोम क्या है, फैगोसोम बेसिकली टाइप ऑफ फूड है। ठीक है, क्या है, फूड मटेरियल है। तो वो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जब डाइजेस्ट करेगा तो कुछ चीजें बच जाएंगी ना, अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक है, तो वो ही थर्ड टाइप ऑफ लाइसोसोम है, रेसिड्यूअल लाइसोसोम। द लाइसोसोम विच कंटेन्स द अनडाइजेस्टेड पार्ट, द लाइसोसोम विच कंटेन्स द अनडाइजेस्टेड पार्ट। देखो पहले प्राइमरी लाइसोसोम, फिर फैगोसोम के साथ फ्यूज किया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फैगोसोम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा इसको। लाइसोसोम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। बट जरूरी नहीं है ना बेटा कि कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए सारी चीजें, कुछ चीजें बच जाती है, अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो बची हुई चीजों को अपन क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रेसिड्यू, लेफ्ट ओवर। तो इसलिए जो तीसरा टाइप ऑफ लाइसोसोम है वो क्या है, रेसिड्यूअल लाइसोसोम। कौन सा लाइसोसोम है बेटा, रेसिड्यूअल लाइसोसोम। ठीक है, रेसिड्यूअल लाइसोसोम के लिए अपन बोल सकते हैं द लाइसोसोम विच कंटेन्स द अनडाइजेस्टेड पार्ट और द लेफ्ट ओवर पार्ट। ठीक है, अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से भर भर के क्वेश्चन आए हैं वो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। कौन सा है बेटा, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम में क्या होता है, बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम एक साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम एक साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, और वो एक बड़ा लाइसोसोम बनाता है जिसमें बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और हाई मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। और बेसिकली ये किसके लिए होते हैं कि सेल का ही कोई ऑर्गेनल हो या कंप्लीट सेल हो, उसको ही अगर डाइजेस्ट करना हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से बनते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि देखो अगर कंप्लीट सेल को अगर डाइजेस्ट करना है या कोई एक बड़ा ऑर्गेनल है उसको डाइजेस्ट करना है तो खाली एक लाइसोसोम से काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लाइसोसोम लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लाइसोसोम ऐसे चारों ओर से घेर लेते हैं उसको और फिर आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कंप्लीट उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी ऑटोफेजिक लाइसोसोम को ही अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइडल बैग्स। आ रही है बात समझ में। अब सवाल ये आता है
कि जो लाइसोसोम है उनमें एंजाइम कौन सी है, उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब बेसिकली जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हो, जैसे अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली हो तो प्रोटीएज हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेजेस हो गई, ठीक है। आई बात समझ, ऐसे कोई भी ऐसे डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हो गई। ओके, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ये एक्टिव किस फॉर्म में होती है, इनको तो बेसिकली एसिडिक मीडियम चाहिए ना, लो पीएच चाहिए। तो ये लो पीएच कैसे मेंटेन करते हैं, ये क्या करते हैं अपने अंदर H प्लस आयंस को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। एक बार एनटी ने ऐसे सवाल पूछा था कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जो H प्लस आयंस जा रहे हैं वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, मतलब वो कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो बेटा वो एक्चुअल में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक छोटे से लाइसोसोम के अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वहां पे अब और आउट ऑफ द सेल देखेंगे, अगर आउटसाइड द लाइसोसोम देखेंगे, नॉट आउट ऑफ द सेल, अगर आउटसाइड द लाइसोसोम देखेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कंपेरेटिवली लेस है। तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने H प्लस आयंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में ये काम करते हैं। आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी से थम्स अप दो अगर सबको समझ में आ गया तो। एवरीवन जल्दी। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वैक्यूल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऐसे गोल्जी बॉडी के बारे में और भी पॉइंट्स है, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे लाइक स्पम्स के अंदर जो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा एक्रोजोम, ठीक है, वो भी क्या है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है। ऐसे ही आपने अगर रूट कैप के बारे में सुना हो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो रूट कैप होती है, रूट कैप में गोल्जी बॉडी के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सीक्रेशन का काम ज़्यादा होता है, वो म्यूसिलेज सीक्रेट करती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जो मैंने बताया है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एकदम क्रिस्प और एकदम शॉर्ट तरीके से बताया है, मैंने कोई ज़्यादा डिटेल में थियोरेटिकल नहीं बताया है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे बेसिकली ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो ऑर्गेनल है, ठीक है, ये जो 4 ऑर्गेनल है जिनको अपन एज ए सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे का से इनका काम कैसे कोऑर्डिनेटेड है, कि कौन बना रहा है, फिर किसके थ्रू पास ऑन हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, फिर वो मॉडिफाई पैकेजिंग कर रहा है, फिर बाद में जो बन के बाहर निकल रहा है वो क्या है, फिर उसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल, ऑटोफेजिक, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैंने बस उसको एक थोड़ा सा क्रिस्प, थोड़ा सा शॉर्ट और एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत लेना कि सर आपने तो डिटेल में नोट्स लिखवाए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे अपन यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे नोट्स जो अपन ने लिखे हैं, इधर देखो आप, ठीक है, ये सारे नोट्स ही लिखे हैं बेटा अपन ने, ठीक है। ये सारे क्या लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तो आप नोट्स की टेंशन मत लो, आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो नोट्स तो आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख लोगे, ठीक है। और हमेशा जो नोट्स होते हैं वो खुद की लैंग्वेज में ही लिखने चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप दूसरों के जो नोट्स होंगे उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटिफिकेशन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फोकस आपका किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। किस पे होना चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप नोट्स तो खुद भी बना लोगे। और मैं तो ये कहता हूं नोट्स हमेशा खुद के ही होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालोगे, ठीक है, कि हाँ आज क्लास में क्या पढ़ा था, जब तक ऐसे रिकलेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो एक परमानेंट मेमोरी बनेगी ही नहीं। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूं कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, तो सबके दिमाग में क्या है, एक वो ऐसे इमेज आ जाती है
कि एकदम ऐसे डिम लाइट हो रखी है, ठीक है, ऐसे बाहुबली खड़ा हुआ है, पीछे से कटप्पा आया और उसने ऐसे तलवार घोप दी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद है, बट वही अगर पढ़ाई लिखाई की बात हो तो वो आपको याद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें तो क्या इंटरेस्ट रहता है, इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, एक्चुअल में क्या है, वो सब चीजों के दौरान आपकी क्या बनती है बेटा, फोटोजेनिक मेमोरी बनती है। क्या बनती है? फोटोजेनिक मेमोरी। और जो फोटोजेनिक मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट मेमोरी। वो कैसी होती है? परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, ठीक है। और पढ़ाई के दौरान आप क्या करते हो, पढ़ाई के दौरान बस ऐसे याद किया, थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, ये सारी ये मेमोरी कैसी है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर इसी मेमोरी को अगर आपको परमानेंट मेमोरी बनाना है तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए? देखो मेहनत तो गधा भी करता है बेटा, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि आप मेहनत मत करो, मेहनत करो, बट अगर हमें एक स्मार्ट तरीका मिल जाए मेहनत करने का तो फिर तो रिजल्ट भी बेटर आएगा ना बेटा, रिजल्ट और भी बेटर आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा आप मेहनत मत करो, मेहनत करो, बट उस मेहनत को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो। भगवान ने बुद्धि दी है अपने को, तो थोड़ा सा यूज करो ना उसका, ठीक है। उसको अलमीरा में रख के रॉक थोड़ी ना करना है कि नहीं ये अभी तो मैं इसको बचा के रखूंगा, ठीक है, बाद में इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज करूंगा। ऐसा है क्या कोई? तो बेटा हमेशा अगर अगर पढ़ाई के मामले में अगर आपको परमानेंट मेमोरी बनानी है तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है कि जैसे जब भी आप लेक्चर देखते हो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या करो, लेक्चर देखने के बाद आराम से थोड़ा सा रेस्ट करो, खाओ पियो, ठीक है, मौज मस्ती करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत लेक्चर देखने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। जैसे आपने सुबह से दोपहर तक अगर लेक्चर देखे तो आराम से थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा खाना वाना खाओ, थोड़ी बातचीत करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा सो। और फिर जब उसके बाद जब आप पढ़ने बैठो, क्या करो बेटा, जब पढ़ने बैठो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज कभी भी डायरेक्ट नोट्स या नोटबुक मत, मतलब टेक्स्ट बुक मत खोलो। सबसे पहली चीज क्या करो, आप एक ऐसा लो कि आप एक खाली कागज लो, पेन लो, ठीक है, और जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट, जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। और जब आप ऐसे रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे ना तो आपके दिमाग में क्या बनेंगे, इमेजेस बनेंगे। क्या बनेंगे? इमेजेस। जो आपने पढ़ा होगा या जो आपके सामने हुआ होगा ना उस टाइम पे, उसके इमेजेस बनेंगे। और जब वो इमेजेस बनेंगे तो वो धीरे धीरे किस में जा रहे हैं, वो परमानेंट मेमोरी में जा रहे हैं। वो किस में जा रहे हैं? परमानेंट मेमोरी में जा रहे हैं। जैसे अगर अभी मैं आपको बोलूं कि हाँ भाई कल रात को आप लोगों ने खाने में क्या खाया था, कहाँ पे बैठ के खाया था, आपको खाना किसने डाल के दिया था, जब ये सारे सवाल मैं आपसे करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कल रात को जो भी आप लोगों ने खाया है, जैसे भी खाया है, ठीक है, उस सब की क्या आएगी, इमेजेस आएगी कि नहीं बनेगी? दिमाग में बन रही है ना बैकग्राउंड में इमेजेस, ठीक है। तो वो होती है फोटोजेनिक मेमोरी बेटा। तो जब आप ऐसे थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्या करोगे, रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे, इमेजिन करोगे कि हाँ क्लास में क्या क्या हुआ था, सर ने क्या बताया था, ठीक है, सर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, सर ने ये किया था, सर ने वो किया था। जब आप ऐसे चीजें तो थोड़ा रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में क्या बनेगी बेटा, फोटोजेनिक मेमोरी बनेगी। वो जो फोटोजेनिक मेमोरी है ये होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। और उसमें फिर आप उसको एक रफ नोट में लिखने की कोशिश करो, थोड़ा मतलब ज्यादा ज्यादा थियोरेटिकल नहीं, एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प, ठीक है, जैसे काइंड ऑफ शॉर्ट नोट। और फिर जो आपने लिखा है उसको फिर अपने नोट से कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे एक्चुअल में कौन सी चीजें तो आपको याद है और कौन सी चीजें आपके दिमाग में नहीं है। तो आपको ये भी तो पता चलेगा कि कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। और हम है कि अपन ऐसे ही गधों की तरह लगे रहते हैं और फिर कहते हैं कि सर इतना पढ़ता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे नंबर नहीं आते। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, बट उसको एक तरीका होता है उसको करने का, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीका, एक स्मार्ट तरीका यूज करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। और ये रिजल्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक साल बाद दिखाई देंगे, ये रिजल्ट विद इन ए वीक आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो आज से ये चीजें करो आप। जब ये चीजें करोगे तो आप देखोगे हफ्ते भर के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देने लग रहे हैं, आपके टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज बेसिक साइंस, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब अपन जैसे अपन ने लाइसोसोम तक कर लिया, तो लाइसोसोम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखनी है आपको। वो क्या है बेटा? वो ये है कि लाइसोसोम क्या है? पॉलीमॉर्फिक इन नेचर है। कैसा है? पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, ओके। जब यहाँ पे हम लाइसोसोम कर लिया अपन ने, लाइसोसोम में अपन देखा टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है रेसिड्यूअल, और एक है ऑटोफेजिक। ठीक है, प्राइमरी जो इनिशियली गोल्जी बॉडी से बन के बाहर निकला है, ठीक है, उसमें जो एंजाइम वो कैसी है? इनएक्टिव है। सेकेंडरी जो किसके साथ फ्यूज करेगा? व्हेन प्राइमरी फ्यूजेस विद फैगोसोम। ठीक है बेटा। रेसिड्यूअल जब प्राइमरी फैगोसोम के साथ फ्यूज होगा तो वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो रेसिड्यूअल क्या होगा? लाइसोसोम विच कंटेन्स अनडाइजेस्टेड पार्ट। अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक है। ऑटोफेजिक व्हेन मेनी प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर लार्जर स्ट्रक्चर, तो वो क्या होता है? ऑटोफेजिक होता है। इट हैज द कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट अ कंप्लीट ऑर्गेनल और अ कंप्लीट सेल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो एंजाइम्स है, ठीक है, वो उनका पीएच कैसा होता है? लो पीएच होता है, एसिडिक पीएच। ठीक है, वो कैसे मेंटेन होता है? बाय हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। जो H प्लस आयंस है वो लाइसोसोम के अंदर किस मोड से जा रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट आते हैं अपन वैक्यूल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? वैक्यूल के ऊपर। अगर वैक्यूल को देखें तो वैक्यूल कैसा है बेटा? अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है? मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो कि कैसी है? सेमी परमिएबल है। जो कैसी है बेटा? सेमी परमिएबल है। ठीक है। अगर देखो वैक्यूल को समझना है ना, तो आप ऐसे समझो, जैसे अपने घर में क्या होता है? एक स्टोर रूम होता है। ठीक है, जैसे घर में कुछ भी कोई भी चीज है एक्स्ट्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल गांव में आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, या आपने नॉर्मल घरों में भी देखा होगा, ठीक है, जो गेहूं वगैरह अपने घर में रखते हैं, गेहूं चावल वगैरह सारे, तो क्या अपन सारे गेहूं का एक साथ ही आटा पीस लेते हैं क्या? नहीं ना। अपन कुछ गेहूं का तो आटा पीसते हैं, उसको किचन में रखते हैं उस आटे को। बाकी जो बचे हुए गेहूं उन सबको कहाँ पे रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं। ऐसे ही घर में जो भी आपको लगता है कि जो एक्स्ट्रा चीज है, जो अभी काम में नहीं आनी, बाद में काम में आनी, वो अपन सारी चीजें कहाँ पे रख देते हैं? स्टोर रूम में रख देते हैं। तो ऐसे ही आप लेके चलो कि जो वैक्यूल है वो क्या है? सेल का स्टोर रूम है। वो क्या है? सेल का स्टोर रूम है। सेल के पास कोई भी एक्स्ट्रा फूड है, क्या बेटा? एक्स्ट्रा फूड है, उसको स्टोर करना है। कहाँ पे स्टोर करेगा? वैक्यूल में स्टोर करेगा। ठीक है। सेल के पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज है जो अभी काम में नहीं आ रही, सेल सेल उसको कहाँ पे पटक देगा? वैक्यूल में पटक देगा। ठीक है। इसलिए वैक्यूल के बारे में ये भी बोला गया है, इन प्लांट सेल्स, स्पेसिफिकली किसमें बेटा? इन प्लांट सेल्स इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है। एनिमल्स में वैक्यूल या तो स्मॉल इन साइज होता है या नॉट प्रेजेंट। ठीक है, लिख सकते हैं अपन।
इन एनिमल्स vacuole is either small in size or absent, और एबसेंट। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में अपन लिख सकते हैं, इन प्लांट्स इट इज लार्ज इन साइज and can occupy up to 90% volume of the cell. नाइन्टी परसेंट वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, ओके। इसके अलावा देखो, वैक्यूल को मैंने क्या बताया, इट स्टोर्स फूड, मिनरल्स, सैप, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब बेसिकली क्या है, ये सेल का स्टोर रूम है। क्या है बेटा, सेल का स्टोर रूम। ठीक है, अब देखते हैं अपन, आपके बारे इसके टाइप्स ऑफ वैक्यूल दे रखा है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल में एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बेसिकली अमीबा वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, ये इट इज यूज्ड इन एक्सक्रीशन। ठीक है, अगर अपन देखें सबसे पहला क्या है बेटा, सबसे पहला दे रखा है कौन सा वैक्यूल, अरे कौन सा वैक्यूल सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी क्या बताया मैंने आपको, किस में प्रेजेंट है, अमीबा में। किस में काम में आ रहा है, एक्सक्रीशन में। ठीक है, बेसिकली कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में काम में आता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वैक्यूल है, फूड वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल मैंने आपको बताया कि जहां पे एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है, प्लांट्स वगैरह में देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है वो है गैस वैक्यूल। कौन सा है बेटा, गैस वैक्यूल। जो गैस वैक्यूल है ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल बीजीए। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड है, नहीं। इसके बारे में याद रखना, ये कैसा है बेटा, मेम्ब्रेनलेस है। कैसा है, मेम्ब्रेनलेस। क्योंकि किस में है, प्रोकैरियोट्स में है ना। प्रोकैरियोट्स में होगा तो कैसा होगा, ऑब्वियसली मेम्ब्रेनलेस होगा। कैसा होगा, मेम्ब्रेनलेस। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली फिल्ड विद एयर है। ठीक है, जो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बॉयंसी, ताकि वो फ्लोट कर सके। ठीक है, इसके अलावा सैप वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, सैप वैक्यूल। ठीक है, सैप मतलब बोलो तो क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल। क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल। इसको क्या बोलते हैं, सैप बोलते हैं। आई बात समझ में, ऑल क्लियर। ओके, तो यहां पे अपन ने बेटा एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है अपना, क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वो खत्म किया। इसमें बेसिकली अपन ने देखे 4 डिफरेंट ऑर्गेनल्स। कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, देखो आप
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने गोल्जी बॉडी का थोड़ा सा नोट्स कम लिखा है। तो बेटा गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने आपको उस डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर इधर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ना, इसमें कंप्लीट जो फंक्शन है एंडोमेम्ब्रेन का, ठीक है, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें इस एक छोटे से स्लाइड में आ गई है। ठीक है, और हमेशा आपका फोकस किस पे होना चाहिए बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, फोकस हमेशा रखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको नोट्स की टेंशन ही नहीं होगी। और नोट्स तो हमेशा खुद बनाने चाहिए, क्योंकि दूसरों के नोट्स क्या करने पड़ते हैं, रट्टे मारने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। खुद के नोट्स अगर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेंगे। ठीक है, और खुद के नोट्स अगर समझ के बनाओगे तो और भी बेटर है। मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, अपने जो काम है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो, किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो करना ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट हो। ठीक है, क्योंकि जो नीट है बेटा, ये कोई ऐसे एक दो महीने वाला पेपर नहीं है कि एक दो महीने में तैयारी कर ली या एक रात पहले पढ़े और अगले दिन पेपर दे दिया। 2 साल की मेहनत होती है इसमें। 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैटर करता है बेटा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करता है। ओके, तो ठीक है बेटा, इसके साथ अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो भी अपन ने पढ़ा है अभी, इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है इसी वाले पार्ट के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी इसको बंद करो और सो जाओ, ऐसा मत करना बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।